दोस्तों, मैं रोहित कुमार एवनीशो की ओर से आपका स्वागत करता हूं। फिफ्थ सेमेस्टर के PYQ एनालिसिस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडस्ट्रियल लॉ के इंटायर सिलेबस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉ एंड प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करेंगे और एनालाइज करेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कौन कौन सा यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है और इन यूनिट से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। इसके लिए हम लोगों ने 2011 से लेकर के 2022 तक के क्वेश्चन पेपर को कंसीडर किया है। 2022 का क्वेश्चन पेपर वही है जिसका एग्जाम 2023 में हुआ था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में क्वेश्चन पैटर्न के साथ साथ ब्रीफली केस लॉ भी डिस्कस किया जाएगा। इस पेपर में यूनिट नंबर 1 है डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर यूनिट में 2011 से लेकर के 2019 तक लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सेप्ट 2013 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है एंड 2016 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जबकि ओबी एंड कोविड के बाद, इट मीन्स 2020 एंड 21 के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से 2022 में एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। यदि लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में 2011 से लेकर के 2014 तक लगातार लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। 14 के बाद इस पर्टिकुलर टॉपिक से कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया है। इट मीन्स लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हैं, लास्ट में देख सकते हैं। अदरवाइज शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो ये आप मान के चलिए शॉर्ट क्वेश्चन आने की संभावना है एंड दैट इज ऑफ 10 मार्क्स। यूनिट 2 है रेफरेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और इस पर्टिकुलर यूनिट में भी यदि आप देखें तो पाएंगे 2011 से लेकर के 2013 तक लगातार यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। देन इस पर्टिकुलर यूनिट से कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आया है। इट मीन्स यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आने की संभावना नहीं के बराबर है। अब अगर लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2011 से लेकर के 2022 तक इस पर्टिकुलर यूनिट से लगातार क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है, एक्सेप्ट 2013 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अदरवाइज आप देख सकते हैं हर साल क्वेश्चन पूछा गया है। इनफैक्ट 2016 एंड 2022 में यहाँ से 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। अब यदि बात की जाए क्वेश्चन पैटर्न की तो लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इस पर्टिकुलर यूनिट से क्वेश्चन आता है तो वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा एंड दैट इज ऑफ 20 मार्क्स। यूनिट 3 है अवार्ड्स एंड सेटलमेंट। इस पर्टिकुलर यूनिट की अगर बात की जाए 2011 से लेकर के 2013 तक यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। देन उसके बाद 2022 से पहले यहाँ से कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आने की संभावना कम होती है। अब यदि लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से 2011 से लेकर के 2020 तक लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सेप्ट 2013 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया और ना ही 2016 में। इट मीन्स यदि इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आप ये मान के चलिए लॉन्ग क्वेश्चन आने की संभावना है। शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जस्ट बिकॉज लास्ट ईयर इस पर्टिकुलर टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बट मोस्ट प्रोबेबली इस पर्टिकुलर टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड दैट इज ऑफ 20 मार्क्स। यूनिट 4 है मैनेजरियल प्रेरोगेटिव एंड डिसिप्लिनरी एक्शन। इस पर्टिकुलर टॉपिक में यदि हम लोग देखें तो कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा गया है। इट मीन्स यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आने की संभावना नहीं होती है। जबकि लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 2011 से लेकर के 2022 तक यहाँ से लगातार लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सेप्ट 2020 में यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इट मीन्स एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन आने की संभावना है एंड दैट इज ऑफ 20 मार्क्स। यूनिट 5 है पावर्स ऑफ द एजुकेटरी अथॉरिटी और अगर इस पर्टिकुलर यूनिट में भी हम लोग देखें तो पाते हैं यहाँ से कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और यदि लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2011 से लेकर के 2021 तक यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सेप्ट इस पर्टिकुलर टॉपिक से लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इस पर्टिकुलर टॉपिक से जब भी क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड दैट इज ऑफ 20 मार्क्स। यूनिट नंबर 6 है रिस्ट्रेंट्स ऑन मैनेजरियल प्रेरोगेटिव और इस पर्टिकुलर टॉपिक में भी यदि हम लोग देखें तो पाते हैं 2011 से लेकर के 2019 तक यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सेप्ट 2016 में यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। देन 2019 के बाद 2020 21 एंड 22 में यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। इट मीन्स अगर देखा जाए ये एक ऐसा यूनिट है जिससे हर साल क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया हो या लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया हो। तो आप ये मान करके चलिए एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा
और अगर बात की जाए क्वेश्चन पैटर्न की तो लास्ट 3 इयर्स का पैटर्न यह बताता है कि इस पर्टिकुलर यूनिट से लॉन्ग क्वेश्चन आना चाहिए, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स पास्ट हिस्ट्री। तो यह माना जा सकता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में 2019 के बाद जो क्वेश्चन पूछे जाने का पैटर्न चेंज हुआ है उसके अनुसार से यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, बट शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यदि लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अदरवाइज 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाएगा। और यदि इस यूनिट के क्वेश्चन पैटर्न को देखें तो एक क्वेश्चन तो इस पर्टिकुलर यूनिट से बनता ही बनता है, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो। यूनिट नंबर 7 है वेज, जिसमें कॉन्सेप्ट एंड काइंड्स ऑफ वेज के बारे में बात की जाती है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में यदि हम लोग देखें तो पाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन केवल 2 ही साल पूछा गया है, 2014 में एंड 2022 में। सिंस शॉर्ट क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, इसी कारण एक चांस बनता है, बट शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यदि बात की जाए लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में 2011 से लेकर के 2022 तक लगातार लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, इस बात की संभावना बहुत कम है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आएगा ये निश्चित है, क्योंकि ट्रेंड बताता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से हर साल लगातार लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये माना जा सकता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन आने की संभावना है, एंड दैट इज ऑफ 20 मार्क्स। यूनिट 8 है एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। और यदि इस पर्टिकुलर यूनिट में भी हम लोग देखें तो पाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन केवल 2 ही बार पूछा गया है, 2016 एंड 2022 में, जबकि लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 2011 से लेकर के 2022 तक यहाँ से लगातार लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सेप्ट 2016, जो कि आप देख सकते हैं 2016 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। कहने का मतलब यह है इस पर्टिकुलर टॉपिक से भी हर साल मिनिमम 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है, एंड एज पर द क्वेश्चन पैटर्न ये माना जा सकता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से भी लॉन्ग क्वेश्चन आने की संभावना है। यूनिट 9 में लेबर बेस्ड कोड एंड अदर एक्ट के बारे में चर्चा की जाती है। शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ट्रेंड बहुत इरेगुलर है, 16, 17 एंड 19 केवल 3 ही साल यहाँ से आया है, जबकि लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से कभी भी नहीं पूछा गया है। अब यदि क्वेश्चन पूछे जाने के पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन होगा, और आपके एग्जाम में इस पर्टिकुलर यूनिट से क्वेश्चन आएगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, बट जब भी आएगा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड दैट इज ऑफ 10 मार्क्स। यूनिट 10 है सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, जिसमें कुछ सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड लेजिस्लेशन के बारे में बात की जाती है। इस पर्टिकुलर यूनिट में भी आप देख सकते हैं कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, जबकि यदि शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2016 से यहाँ लगातार शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है, एक्सेप्ट 2020 एंड 21 जो कि कोविड का टाइम था, और ओबीई में केवल लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड था, जिसकी वजह से यहाँ से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो आप यह मान करके चल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, एंड मिनिमम 10 मार्क्स और मैक्सिमम 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। अब अगर यह बात की जाए कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन कौन सा टॉपिक सबसे पहले करना चाहिए, तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 7 एंड यूनिट 8 ये आपको जरूर करके जाना चाहिए। देन शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यूनिट 1 एंड यूनिट 10 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, बट यूनिट 6 एक ऐसा यूनिट है जहां से हर साल क्वेश्चन आता है। तो फॉर द सेफर साइड इन 5 यूनिट्स के बाद आप यूनिट 6 जरूर करें, और अगर उसके बाद आपके पास वक्त मिलता है शॉर्ट क्वेश्चन करना है तो यूनिट 1 एंड यूनिट 10 आप देख करके जा सकते हैं। और इस बात की पूरी संभावना है कि यदि आप इन यूनिट्स को करके जाते हैं तो आप 120 टू 140 मार्क्स तक का क्वेश्चन सॉल्व करने के कंडीशन में रहेंगे, जिसमें से करना आपको केवल 100 है। अब हम लोग देखते हैं इन यूनिट से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है, और आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। यूनिट 1 है डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, और इस पर्टिकुलर यूनिट से 3 तरह का क्वेश्चन आता है और केवल एक ही केस लॉ है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है वर्क कमिटी पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए, जिसमें समटाइम्स इसके इंट्रोडक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ड्यूटीज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन डिस्प्यूट सेटलमेंट मशीनरी के बारे में होता है, जिसमें कंसिलिएशन, मीडिएशन, एडजुडिकेशन, आर्बिट्रेशन
इस पर क्वेश्चन आता है। कंसलेशन में खास करके कंसलेशन ऑफिसर एंड बोर्ड ऑफ कंसलेशन, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, इनके पावर्स एंड ड्यूटीज, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। एंड थर्ड टाइप का क्वेश्चन इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, आर्बिटर, कंसलेशन ऑफिसर, इनके द्वारा दिए गए अवार्ड्स को लेकर के आर्टिकल 136 के तहत एसएलपी फाइल करने पर क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें इसके एप्लीकेबिलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और साथ ही साथ ये पूछा जाता है कि क्या इन अवार्ड्स पर अंडर आर्टिकल 136 जो एसएलपी फाइल किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का उस पर जुरिडिक्शन है या नहीं है। और यह क्वेश्चन इस यूनिट में दिए गए केस लॉ भारत बैंक लिमिटेड वर्सेस एम्प्लॉइज AIR 9050 पर पूछा जाता है। अब यदि बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन की, तो वर्क कमिटी से अब तक 4 टाइम्स क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जबकि डिस्प्यूट सेटलमेंट मशीनरी में आर्बिट्रेशन से एक बार क्वेश्चन आया है 2022 में। डिस्टिंक्शन बिटवीन कंसिलिएशन ऑफिसर एंड बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, यहाँ से 7 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें इसके पावर्स एंड ड्यूटीज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। और एसएलपी को लेकर के 4 टाइम्स क्वेश्चन आया है, जो कि 2011 से लेकर के 14 के बीच में ही पूछा गया था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होता है कंसलेशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कंसलेशन, इसके पावर एंड ड्यूटीज में क्या डिफरेंस है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वर्क कमिटी को लेकर के, एंड देन उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें होता है डिस्प्यूट सेटलमेंट मशीनरी को लेकर के। अब आइए इसमें पूछे गए क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। 2022 में डिस्प्यूट सेटलमेंट थ्रू आर्बिट्रेशन क्वेश्चन आ गया। 19 में आप देख सकते हैं कंसलेशन अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, यहाँ से क्वेश्चन आया है। इनफैक्ट कंसलेशन का क्वेश्चन 7 टाइम्स आया हुआ है। कंस्टिट्यूशन एंड ड्यूटीज ऑफ वर्क कमिटीज क्वेश्चन आ गया है। डिस्टिंक्शन बिटवीन ड्यूटीज ऑफ कंसलेशन ऑफिसर एंड बोर्ड ऑफ कंसलेशन क्वेश्चन आ गया है। डिस्टिंक्शन बिटवीन कंसलेशन एंड बोर्ड ऑफ कंसलेशन आप क्वेश्चन देख सकते हैं। वर्क कमिटी पर यहाँ क्वेश्चन है। डिस्टिंक्शन पर फिर आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है 15 में भी। 14 में भी आप देख सकते हैं डिस्टिंक्शन पर क्वेश्चन आया है। 12 में क्वेश्चन वर्क कमिटी पर आया है। 11 में भी वर्क कमिटीज एंड डिस्टिंक्शन, इस पर ही क्वेश्चन आया है। इट मींस डिस्टिंक्शन पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन उसके बाद वर्क कमिटी। अब अगर लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में जब भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है वो एसएलपी पर ही पूछा गया है, जो कि आप देख सकते हैं 14 में है आर्टिकल 136, 136, 136। सिंस एसएलपी पर क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड केवल 2011 से लेकर के 2014 तक है, इसी कारण यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनिट 2 है रेफरेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, और यदि इस यूनिट में देखा जाए तो केवल 2 तरह का क्वेश्चन बनता है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बनता है रेफरेंस बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड दैट इज गिवन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बनता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इसका नेचर क्या है, पावर क्या है, जो रेफरेंस दिया जाता है उस रेफरेंस के लिए कंडीशन क्या हो सकता है, यदि रेफरेंस के लिए रिफ्यूज किया जाता है, उस पर रीजन प्रोवाइड किया जाता है तो क्या वो जस्टिसिएबल होगा। देन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है कि क्या एक बार अगर रेफरेंस बनाया गया है तो क्या उसे विड्रॉ किया जा सकता है। एंड देन इस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। और यदि फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो यहाँ से 4 टाइम्स क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस रेफरेंस में ही सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है गवर्नमेंट डिसीजन इन मेकिंग अ रेफरेंस, जिसमें गवर्नमेंट 2 तरीके से रेफरेंस दे सकती है। फर्स्ट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 एंड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 12। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। और यहाँ से लगभग 3 टाइम्स क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रेफरेंस को लेकर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन जुडिशियल रिव्यू ऑफ रेफरेंस से आता है, जिसमें खास करके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। और यहाँ से लगभग 6 टाइम्स क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनता है स्कोप एंड लिमिटेशन ऑन पावर्स ऑफ एडजुकेटरी अथॉरिटी एंड स्कोप एंड लिमिटेशन के बारे में सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 10 में दिया हुआ है। तो इसमें सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 10 के बारे में शॉर्ट नोट पूछा जाता है कि इसमें स्कोप क्या है। जो नेचर ऑफ लिमिटेशन है एडजुकेटरी अथॉरिटी पर, लाइक बोर्ड, लेबर कोड, ट्राइब्यूनल्स या नेशनल ट्राइब्यूनल्स, तो उसका नेचर क्या है, इस पर क्वेश्चन बनता है और इस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग ब्रीफली केस के बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट केस है द स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस सीपी सारथी। इस केस में होता यह है कि मद्रास सिटी में एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होता है जिसका नाम होता है साउथ इंडियन सिनेमा एम्प्लॉइज एसोसिएशन, जिसमें 24 सिनेमा हाउस के एम्प्लॉइज मेंबर होते हैं। इनका डिमांड होता है वेजेस, सैलरी, हॉलीडेज एंड सम अदर पर्पस को लेकर के, जिस चीज को लेकर के लेबर कमिश्नर के पास ये लोग एक मेमोरेंडम जारी करते हैं। और सिंस लेबर कमिश्नर इस केस में कंसलेशन ऑफिसर भी रहते हैं, तो वो एसोसिएशन के कुछ रिप्रेजेंटेटिव एंड साथ में एम्प्लॉयर्स को बुला करके एक मीटिंग रखते हैं जिसमें कुछ मिनिमम टर्म के बारे में बात होती है। अब होता ये है कि 24 में से 6 सिनेमा हाउस इस टर्म से एग्री करते हैं, बाकी लोग ना तो हाँ कहते हैं और ना ही कहते हैं और ना ही उस टर्म के लिए कुछ बोलते हैं। बट बाद में जब मीटिंग होता है तो उसके बाद ऐसा होता है कि जो ये ट्रेड यूनियन है वो स्ट्राइक पे जाने की बात करती है
और लेबर कमिश्नर को लगता है कि उसके द्वारा जो कंसिलेशन किया गया था वो फ्रूटफुल नहीं रहा, उस कंडीशन में अंडर सबसेक्शन 5 और सेक्शन 12 ये अपना रिपोर्ट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को देती है। गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल के पास एज ए रेफरेंस के रूप में इसे भेजती है, जहां पर की बात ये होती है कि उस रेफरेंस में प्रभात टॉकीज को शामिल ना किया जाए, बिकॉज उनका कहना होता है कि वो टर्म्स एंड कंडीशन मानने के लिए बिल्कुल तैयार था। मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में वहां कोई डिस्प्यूट नहीं है, उस कंडीशन में उसे रेफरेंस में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन वहां पर ट्राइब्यूनल का कहना होता है कि प्रभात टॉकीज के बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो कि इस एसोसिएशन के मेंबर हैं और वो लोग उस मीटिंग में शामिल थे। इनफैक्ट जो लेबर कमिश्नर के द्वारा रिपोर्ट दिया गया था, उस रिपोर्ट में बात की गई थी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो हो रहा है वो ट्रेड यूनियन के द्वारा किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू वेजेस, सैलरी एंड एवरीथिंग, और जिसके मेंबर है 24 सिनेमा हाउसेस के एम्प्लॉय। इस वजह से उस रेफरेंस में प्रभात टॉकीज को भी शामिल किया जाएगा। और फाइनली होता ये है कि जो अवार्ड दिया जाता है उस अवार्ड के लिए प्रभात टॉकीज को भी बाइंड किया जाता है। प्रभात टॉकीज उस बात को मानने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से अंडर सेक्शन 29 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट चार्जशीट इनके खिलाफ जारी किया जाता है। इस बात को लेकर के ये अपील में जाते हैं, जहां पर कि सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है द गवर्नमेंट हैज जुरिडिक्शन टू इंक्लूड द प्रभात टॉकीज इन रेफरेंस एंड द अवार्ड वाज बाइंडिंग ऑन देम। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस केपी कृष्णन वाले केस में होता ये है कि फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी और इसके वर्कमैन के बीच में डिस्प्यूट अराइज होता है, और ये डिस्प्यूट होता है बिकॉज वर्कर का डिमांड होता है ग्रेचुटी, हॉलीडे, बोनस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज को लेकर के, जहां पर कंसलेशन ऑफिसर इनके 4 डिमांड में से केवल 2 डिमांड को कंसिडर करते हैं, जिसे वर्कर एंड ट्रेड यूनियन मानने से मना कर देते हैं। उसके बाद अगेन सेक्शन 12(4) के तहत कंसलेशन ऑफिसर अपने रिपोर्ट को सबमिट करते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास ये डिस्क्रिप्शन होता है कि अगर वो चाहे तो वो रेफर कर सकती है इस मैटर को इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के पास, या फिर नहीं कर सकती है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस कंडीशन में इस केस को रेफर नहीं करती है। उसके बाद वर्कर्स रिट ऑफ मैंडेमस बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल करते हैं गवर्नमेंट की डिसीजन के खिलाफ, जहां इशू यह होता है कि वेदर द केस कवर्ड अंडर सबसेक्शन 5 और सेक्शन 12 कैन बी रेफर्ड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम सेक्शन 10 ऑफ आईडीए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है इफ अ केस फॉल्स अंडर एम्बिट ऑफ सेक्शन 5 और सेक्शन 12 इट कैन एंड शुड बी रेफर्ड अंडर दैट सेक्शन बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 10 इज एम्बिगुअस एंड सब्जेक्ट टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। एंड देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फर्दर कहना होता है द गवर्नमेंट डिसीजन वाज punitive and based on irrelevant consideration, and the court issue a writ of mandamus against the state of Bombay directing reconsidering the reference under subsection 5 of section 12 disregarding the slowdown issue। तो इस केस में भी आपने देखा सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 के बारे में बात होती है, और इस केस में भी बात होती है रेफरेंस को लेकर के। थर्ड केस आता है टेल्को कॉन्वॉय ड्राइवर्स मजदूर संघ का। इसमें ये होता है कि संघ रिप्रेजेंट करता है ड्राइवर्स को, और इस केस में डिमांड होता है कि जितने भी ड्राइवर्स हैं उन्हें परमानेंट किया जाए और उन्हें भी सेम स्टेटस दिया जाए जो कि परमानेंट एम्प्लॉय का स्टेटस होता है। लेकिन डिप्यूटी लेबर कमिश्नर डिक्लाइन टू मेक अ रेफरेंस अंडर सेक्शन 10(1) ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बिकॉज उनका ये मानना होता है कि जो भी ड्राइवर्स हैं दे आर नॉट वर्कमैन ऑफ द कंपनी, बल्कि यहाँ पर जो रिलेशन है दैट इज मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशन है। इसी कारण इस कंडीशन में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की कोई बात ही नहीं होती है। देन उसका रिट फाइल किया जाता है पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट इस रिट को डिसमिस कर देती है, लेकिन संघ को एक लिबर्टी देती है टू री एजिटेट द मैटर बिफोर द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। उसका संघ डिप्टी लेबर कमिश्नर के पास दोबारा रिप्रेजेंटेशन लेकर के जाते हैं, बट अगेन लेबर कमिश्नर रिफ्यूज कर देते हैं रेफरेंस के लिए। फिर उसका अनदर रिट पिटीशन फाइल किया जाता है संघ के द्वारा पटना हाई कोर्ट में, लेकिन उसे भी डिसमिस कर दिया जाता है। उसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को अलाउ करती है और हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए ऑर्डर को साइड कर देती है। एंड देन सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज दैट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स पावर टू मेक अ रेफरेंस डज नॉट इंक्लूड डिलीवरिंग इनटू अ मेरिट ऑफ द डिस्प्यूट और एजुकेटिंग इट ऑन इट्स ओन। एंड देन सुप्रीम कोर्ट का कंक्लूजन ये होता है द अपलेंट्स राइट टू सीक अ रेफरेंस of the dispute, emphasizing that the government's role is not to decide a merit of the dispute but to consider whether the dispute exists or is apprehended। शरद कुमार वाले केस में सुप्रीम कोर्ट वर्कमैन के एम्बिट को और बढ़ाती है और कहती है इंस्टीड इट शुड कंसीडर द एम्प्लॉयज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। द जजमेंट क्लैरिफाई द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द वर्कमैन स्टेटस एंड हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ द असाइनी एंड एम्प्लॉयज एक्चुअल फंक्शन। उसका फंक्शन क्या है, इस बेसिस पे वर्कमैन स्टेटस डिटरमाइन किया जाना चाहिए, ना कि किस टाइटल या किस जॉब या किस पोस्ट पे है उसके बेसिस पे किया जाना चाहिए। सो यहाँ पर फंक्शन को वैधता दिया जाता है, ना कि पोस्ट को। टाटा आयरन स्टील कंपनी वाले केस में ये होता है कि टिस्को डिसाइडेड टू हाइव ऑफ एंड ट्रांसफर इट्स सीमेंट डिवीजन टू मिसेस लाफार्ज, और जब ट्रांसफर हो रहा होता है उस वक्त एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, कम्युनिकेट कर दिया जाता है कि इस डिवीजन को ट्रांसफर किया जा रहा है। लाफार्ज के साथ काम करते हुए जितने भी एम्प्लॉय ट्रांसफर होते हैं उनके अंदर डिससेटिस्फेक्शन होता है, बिकॉज जो वर्क एनवायरनमेंट पहले उन्हें टिस्को मिल रहा था वहां से और लाफार्ज में दोनों में डिफरेंस होता है। देन उसके बाद ये लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट
रेज करते हैं, जहां पर कि एम्प्लॉय वर्किंग इन द सीमेंट डिवीजन क्लेम दैट दे कंटिन्यू टू बी वर्कर्स ऑफ द अपलेंट एंड वर रॉन्गली ट्रांसफर टू लाफार्ज। जहां पर कि अपलेंट टिस्को का आर्गुमेंट ये होता है कि विद ट्रांसफर द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज सीज टू एग्जिस्ट एंड द वर्कमैन हैड नो राइट टू कम बैक टू द अपलेंट। टिस्को के पास वो वापस नहीं आ सकते हैं, वो टिस्को के एम्प्लॉय नहीं है बल्कि लाफार्ज के एम्प्लॉय हैं। तो उनका जो भी डिस्प्यूट है वो लाफार्ज के साथ होगा, ना कि टिस्को के साथ होगा। जहां सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हैड अराइजन बिटवीन द पार्टीज, द रियल डिस्प्यूट वाज वेदर द एम्प्लॉइज सीज टू बी एम्प्लॉय ऑफ द ट्रांसफर कंपनी आफ्टर द ट्रांसफर। द टर्म्स ऑफ द रेफरेंस डिड नॉट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल डिस्प्यूट and the reference was quashed. The appropriate government were directed to make a fresh reference और appropriate government को दोबारा रेफरेंस बनाने की बात कही जाती है। अब आइए एक बार इसके क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ लिखा है शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ द टू, सेक्शन 10(4) आ गया। देन उसके बाद सेक्शन 12(5) इंडिपेंडेंटली ऑफ सेक्शन 1 जो कि आप देख सकते हैं सेकेंड केस में इसके बारे में बात की गई है। देन अगेन लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द नेशनल ट्राइब्यूनल ऑन एजुकेटिंग अंडर सेक्शन 10(4) कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन जो रेफरेंस का दिया गया उसके बियॉन्ड एजुकेटिंग बॉडी नहीं जा सकती है, बिकॉज जो भी वो फंक्शन करती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में काम करती है। नाउ स्कोप ऑफ सेक्शन 10(4) अब ये देखिए गो स्लो स्ट्राइक वाला केस कौन सा है। अब ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस केपी कृष्णन वाला जो केस था उस पर है। ये आपका टेल्को कॉन्वॉय ड्राइवर्स मजदूर संघ वाला केस जो है उस पर है। डिस्कस द नेचर ऑफ पावर ऑफ द गवर्नमेंट इन मेकिंग अ रेफरेंस अंडर सेक्शन 10(1). देन अगेन क्वेश्चन आ गया है कैन अ रेफरेंस बी मेड ओनली अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 12 इंडिपेंडेंटली ऑफ सेक्शन 1। डिस्कस द नेचर एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट इन मेकिंग अ रेफरेंस अंडर सेक्शन 10(1). यहाँ देखिए ये मिनिमम टर्म वाला क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट केस है द स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस सीपी सारथी उस पर है। फैक्ट बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। बोनस वाला क्वेश्चन दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड वाला जो केस है उस पर है। अगेन पावर ऑफ रेफरेंस ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 10(1) इज एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर और ये बात कही गई है दिल्ली क्लॉथ मिल वाले केस में। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 3 अवार्ड एंड सेटलमेंट, जिसमें आप देखेंगे अवार्ड्स के बारे में बात की गई है सेक्शन 2B में, जबकि सेटलमेंट के बारे में बात की गई है सेक्शन 2P में। अब जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है 5 टाइप्स का क्वेश्चन होता है। फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ रिपोर्ट एंड अवार्ड्स, यहाँ से क्वेश्चन केवल एक बार आया हुआ है। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है जो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट एंड अवार्ड्स और ये आप देखेंगे सेक्शन 17 में है। यहाँ से खास करके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टाइम पीरियड दिया गया है पब्लिकेशन के लिए अगर उसके बियॉन्ड पब्लिश किया जाता है तो क्या उस कंडीशन में वो अवार्ड या रिपोर्ट वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और खास करके आप देखेंगे रेमिंगटन लैंड ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन वाला जो केस है वहां से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है और वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है जुडिशियल रिव्यू ऑफ अवार्ड को लेकर के और यहाँ से केवल एक ही बार क्वेश्चन आया है दैट इज इन 2022। फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन होता है दैट इज पार्टीज टू एग्रीमेंट कि सपोज ऐसा होता है कि अवार्ड दे दिया जाता है, पब्लिश होने से पहले पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो यहाँ पर सेक्शन 18(1) एंड सेक्शन 17(2) इसके बारे में बात होती है और इस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है और ये आपका श्री सिल्क वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश वाला केस जो है उस पर आता है। प्रिंसिपल ऑफ रेज जुडिकाटा से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, मीनिंग क्या है, इन्फोर्सिबिलिटी क्या है और ऑपरेशंस को लेकर के क्वेश्चन बनता है। प्रिंसिपल ऑफ रेज जुडिकाटा से अब तक 3 टाइम्स क्वेश्चन पूछा जा चुका है दैट इन 2011, 14 एंड 17 में। तो इस बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। पार्टीज टू एग्रीमेंट यहाँ से क्वेश्चन बराबर आता है और अब तक यहाँ से 6 टाइम्स क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ज्यादातर चांस बनता है कि पार्टीज टू एग्रीमेंट जिसमें कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में एग्रीमेंट हो चुका होता है, अवार्ड्स पहले दिया जा चुका है, पब्लिश होने से पहले वो लोग इस बात को लेकर के जाते हैं कि अवार्ड्स को पब्लिश ना किया जाए, उस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ से आने की संभावना है इस बार। देन पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट एंड अवार्ड्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है और इस पर्टिकुलर सब टॉपिक से 4 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर इस यूनिट में बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तो पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट एंड अवार्ड्स एंड सेकेंड पार्टीज टू एग्रीमेंट, इन दोनों से क्वेश्चन आने की संभावना है। श्री सिल्क वाले केस में ये होता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के बीच में, मैटर को एडजुडिकेशन के लिए रेफर किया जाता है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के पास। इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल जो है अवार्ड लेकर के आ जाती है, गवर्नमेंट को सबमिट करती है। इससे पहले अवार्ड पब्लिश होने वाला होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई आपस में सेटलमेंट कर चुके होते हैं। गवर्नमेंट को ये लोग लेटर लिखते हैं कि इनके बीच में सेटलमेंट हो चुका है, इसी कारण अवार्ड को पब्लिश ना किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट रिफ्यूज कर देती है बिकॉज उनका कहना होता है कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है अंडर सेक्शन 17। तो उस कंडीशन में लीगल इशू ये बनता है कि क्या अब इस कंडीशन में होगा क्या अवार्ड पब्लिश किया जाएगा या नहीं पब्लिश किया जाएगा। इस चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का अपना वर्डिक्ट आता है जिसमें हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की जाती है और जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में सेटलमेंट हो चुका होता है
उसे रिस्पेक्ट किया जाता है फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल पीस, और अवार्ड पब्लिश नहीं किया जाता है। सेकेंड केस जो आपका रेमिंगटन वाला है, इस केस में भी एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट होता है। डिस्प्यूट होने के बाद एजुकेट करने के लिए एजुकेटरी बॉडी को सबमिट किया जाता है रेफरेंस, जहां पर कि गवर्नमेंट के पास एक टाइम फ्रेम होता है जिसमें उसे पब्लिश करना होता है, लेकिन गवर्नमेंट उस टाइम फ्रेम में पब्लिश नहीं कर पाती है। उस कंडीशन में इनका कंटेंशन होता है कि अब ये इन्फोर्सिबल नहीं है अवार्ड, बिकॉज इसके पब्लिकेशन में डिले हो चुका है। और वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट सिसिल वाले केस को साइड करती है, और सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि जो सेक्शन 17(1) में दिया हुआ है दैट इज डायरेक्टरी इन नेचर एंड नॉट मैंडेटरी। सो अगर अवार्ड 30 डेज में पब्लिश अगर नहीं हो पाया है उसके बावजूद वो इन्फोर्सिएबल है। आइए अब हम लोग इसके क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको आया है जुडिशियल रिव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल अवार्ड, सेकंड है इंटरिम अवार्ड एंड इंटरिम रिलीफ। देन ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, गवर्नमेंट पब्लिश नहीं कर पाती है अवार्ड, उस कंडीशन में क्या होता है, इशू बेस्ड क्वेश्चन। रेज जुडिकाटा पर क्वेश्चन आ चुका है, प्रिंसिपल ऑफ रेज जुडिकाटा इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्वेश्चन आ गया है। लेकिन रेज जुडिकाटा पे जो भी क्वेश्चन आया है 17 से पहले आया, 17 के बाद यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अगेन आप देख सकते हैं 220 में क्वेश्चन अवार्ड पर ही आया हुआ है। 19 में क्वेश्चन आया है कि सेटलमेंट पहले हो चुका है, पब्लिश नहीं करने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है। देन अगेन इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन सेम आया हुआ है, सेटलमेंट हो चुका है, और उसी साल दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है कि टाइम पर पब्लिश नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होगा। नाउ क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय अवार्ड, इट्स इन्फोर्सिबिलिटी एंड ऑपरेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ रेज जुडिकाटा पर क्वेश्चन आ गया है। अब आप देखिए फिर यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इससे पहले कि अवार्ड पब्लिकेशन हो जाता उससे पहले सेटलमेंट हो चुका है, गवर्नमेंट इंसिस्ट कर रही है। देन क्वेश्चन पूछा गया है इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जस्टिफाइड इन इंसिस्टिंग टू पब्लिश द अवार्ड, डिस्कस एन अवार्ड ऑफ द इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल इज पब्लिश बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आफ्टर 40 डेज, बिकॉज 30 डेज का टाइम होता है, ऑफ इट्स रिसिप्ट अंडर सेक्शन 17(1). इज द अवार्ड लीगली बाइंडिंग अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। बिल्कुल आपको बाइंडिंग है, क्यों है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास केस लॉ है। क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है, बहुत इजी है। दो ही तरह का क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट होता है और वो किया जा सकता है। टॉपिक नंबर 4 है मैनेजरियल प्रोरेगेटिव एंड डिसिप्लिनरी एक्शन। इसमें एक ही तरह का मेनली क्वेश्चन बनता है डोमेस्टिक इंक्वायरी को लेकर के, और इसमें देखा जाता है कि जो प्रिंसिपल है दैट गवर्निंग डिसिप्लिनरी एक्शन उसे फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। लाइक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस उसमें फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। प्रिंसिपल ऑफ फेयर डोमेस्टिक इंक्वायरी हो रही है, प्रिंसिपल ऑफ फेयर डिसिप्लिनरी एक्शन वहाँ है या नहीं है। अगर नहीं है तो उस कंडीशन में उसे चैलेंज किया जाता है। देन उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि क्या किसी भी व्यक्ति के ऊपर यदि क्रिमिनल ट्रायल भी चल रहा है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हो रहा है, तो क्या सिमल्टेनियसली ये दोनों प्रोसीडिंग चल सकता है। एंड देन उसके बाद इस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है जो इसके केस लॉ पर होता है। चलिए अब एक बार हम लोग इसके केस लॉ को देखते हैं। दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स लिमिटेड वाला केस जो है इसमें साइकिल की चोरी होती है, और जो उसमें कुशाल भान होते हैं उनके ऊपर दोनों तरह का ही चार्ज लगता है। फर्स्ट क्रिमिनल ट्रायल चल रहा होता है एंड सेकंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा होता है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस डिड नॉट रिक्वायर टू comply to await the criminal trial's decision. The company had right to proceed with the inquiry independently. The subsequent acquittal did not affect the company's action because इसमें होता ये है कि कुशल भान को क्रिमिनल केस में बरी कर दिया जाता है, बट डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं। एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी वाले केस में हाईलाइट किया जाता है द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर टर्मिनेशन प्रोसीजर एंड एडहेरेंस ऑफ द नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल, क्योंकि इस केस में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया जाता है और उसे फॉलो किया जाना जरूरी है। टाटा ऑयल ओवरसीज कंपनी वाले केस में 2 एम्प्लॉय मिलकर के अपने सुपरवाइजर को असॉल्ट करते हैं एंड दैट इज आउटसाइड ऑफ फैक्ट्री। वहां पर क्रिमिनल केसेस भी फाइल किया जाता है और साथ में डोमेस्टिक इंक्वायरी भी होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है द पेंडेंसी ऑफ अ क्रिमिनल ट्रायल डज नॉट नेसेसरली विसिएट द इंक्वायरी प्रोसेस। इंक्वायरी प्रोसेस जो है इनका इंटरनल दैट इज डोमेस्टिक इंक्वायरी प्रोसेस वो कंटिन्यू हो सकता है। इंडियन ओवरसीज बैंक वाले केस में बात की जाती है अगर किसी के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रहा है और डिपार्टमेंटल एक्शन दोनों चल रहा है तो इन दोनों के बीच में कैसे बैलेंस किया जाए, बिकॉज इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है दैट द मेयर पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल केस वाज नॉट सफिशिएंट ग्राउंड फॉर स्टेइंग डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग। और जो सिमल्टेनियसली प्रोसीडिंग वाली बात जो होती है वो कुशेश्वर दुबे वाले केस में बात होती है, जिसमें कहा जाता है कि सिमल्टेनियस प्रोसीडिंग माइट बी परमिसेबल बट नॉट एडवाइजेबल इन ऑल केसेस, बिकॉज ये केस टू केस पे निर्भर करता है। प्रेमनाथ बाली वाले केस में होता ये है कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग बहुत लंबा चलता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना ये होता है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुड बी कंक्लूडेड विद इन 6 months. If an employee is placed under suspension during the inquiry, it becomes crucial to conclude the proceeding promptly to avoid prejudice to the employee's right. और इसमें कोर्ट एम्फेसाइज करती है द नीड ऑफ टाइमली रिजोल्यूशन, और लिमिट आपको तय करती है 1 साल के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। इसमें कोर्ट एम्फेसाइज करती है टाइमली रिजोल्यूशन पर, और इनका कहना होता है कि जो आउटर लिमिट है ऐसी इंक्वायरी का वो 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
अब चलिए हम लोग एक बार इसके क्वेश्चन को देखते हैं। लाइक ये क्वेश्चन केस लॉ पे ही है। इसमें देखिए इसने हिट कर दिया सुपरवाइजर को, करने के बाद डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, उसके ऊपर साथ में क्रिमिनल कोर्ट में केस भी चलता है। इसमें आप देखेंगे जितना भी केसेस होता है वो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है कि क्या वहाँ पर पीएनजी फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। फेयर डोमेस्टिक इंक्वायरी हो रही है या नहीं हो रही है, इसी के बेस पर सारा क्वेश्चन होता है और सारा का सारा केस लॉ पर ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लाइक आप देखिए, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलोड बाय द डोमेस्टिक इंक्वायरी, डिस्कस द सपोर्ट ऑफ द डिसाइडेड केस के बेस पे आप कर लेंगे। रामनाथ स्लोगन आउट करता है, मिसकंडक्ट के लिए पाया जाता है, उसके खिलाफ डोमेस्टिक इंक्वायरी होती है। रामनाथ रेज करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, क्योंकि इस केस में होता ये है कि जो विटनेस है वही एक्चुअली डोमेस्टिक इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हैं, दैट इज अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये स्ट्रीट जैकेट फॉर्मूला वाली बात जो है कही गई थी कुशेश्वर दुबे वाले केस में, ये वहां से है। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिट 5 है पावर्स ऑफ एडजुकेटरी अथॉरिटी, जिसमें 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। खास करके ये पावर जो एक्सरसाइज किया जाता है इन द केस ऑफ डिस्चार्ज एंड डिसमिसल ऑफ वर्कमैन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है जो एडजुकेटरी अथॉरिटी है उसका पावर क्या है, फंक्शन क्या है, अप्रोप्रिएट रिलीफ क्या मिल सकता है उस वर्कमैन को जिसे डिस्चार्ज डिसमिसल किया गया है, और इस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पर, कि जितनी गलती की गई है उसके हिसाब से सजा मिलना चाहिए, जिसमें इसके फर्स्ट मीनिंग के बारे में बात की जाती है। सेकंड सेक्शन 11 कैपिटल ए जो ऐड किया गया है उसके बारे में बात की जाती है कि आखिर पर्पस क्या है उसे इंसर्ट करने का, इसका लीगल पोजीशन क्या है बिफोर इंसर्टिंग द सेक्शन एंड आफ्टर इंसर्टिंग द सेक्शन, अब क्या लीगल पोजीशन है, और इस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। फर्स्ट वाले केस में मैनेजमेंट एक न्यू स्कीम लेकर के आती है पेमेंट को लेकर के, जिसमें कि डीए रिड्यूस करने की बात की जा रही है। तो वहाँ पर कोर्ट की तरफ से ये कहा जाता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन था सर्विस के टाइम में ज्वाइन करने वक्त आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, उस पर ये केस है। सेकेंड जो आपका गौड़ा एजुकेशन ट्रस्ट वाला केस जो है, इसमें होता ये है कि गौड़ा जी के द्वारा प्रिंसिपल को चप्पल से मारा जाता है, देन उसके बाद गौड़ा जी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, इन्हें सर्विस से डिसमिस कर दिया जाता है। जहां बात की जाती है सेक्शन 11A की डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की, एंड देन वहां पर ट्राइब्यूनल फाउंड डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इनवैलिड और सर्विस रिज्यूम हो जाती है। थर्ड आपका स्कूटर इंडिया लिमिटेड वर्सेस लेबर वाला जो केस है, इसमें रिस्पोंडेंट के ऊपर कई एक चार्ज लगाया जाता है, जिसमें इंक्वायरी की जाती है और पाया जाता है कि कुछ चार्ज सही है कुछ चार्ज गलत है। तो एम्प्लॉय को जो सर्विस से डिसमिस कर दिया गया था उसे रिइंस्टेट किया जाता है विद 75% बैक वेजेस। रणवीर सिंह वर्सेस जनरल मैनेजर हरियाणा रोडवेज वाला केस जो है, इसमें बात होती है कि रघुवीर सिंह के ऊपर मिस अप्रोप्रिएशन का चार्ज लगता है कि उन्होंने टिकट कलेक्शन के टाइम में पैसा का कुछ गबन किया है और इन्हें टर्मिनेट कर दिया जाता है सर्विस से। और इस केस में सेंट्रल इशू होता है द लीगलिटी ऑफ टर्मिनेशन, जहां पर कि फाइंड आउट ये किया जाता है कि जो इनके खिलाफ इंक्वायरी हुई थी वो प्रॉपर इंक्वायरी नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि इसमें ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया है और वर्डिक्ट रघुवीर सिंह के फेवर में दिया जाता है। अब इस पर आप देखेंगे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन फायरस्टोन टायर्स एंड रबर वाले केस पर आपको है, एंड गौड़ा एजुकेशन, इन दोनों वाले केस पर आपको ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलता है। समटाइम्स केस के मिड से पैरा उठा करके भी क्वेश्चन पूछे जाने का यहाँ ट्रेंड है। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है फायरस्टोन टायर्स वाला जो केस है उसके पेज नंबर 80 पे आपको मिल जाएगा। ये भी आपको फायरस्टोन टायर्स वाले केस के पेज नंबर 79 में मिलेगा। इनफैक्ट जो 18 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी आपको मिल जाएगा पेज नंबर 86 पर। ये क्वेश्चन गौड़ा एजुकेशनल ट्रस्ट पर है, जहाँ आप देखिए कि मिस्टर आनंद अपने सीनियर को शू से असॉल्ट करते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं। सेम फैक्ट है गौड़ा एजुकेशन ट्रस्ट वाला, आप वहाँ देखेंगे मिल जाएगा। इनफैक्ट 2021 में भी जो क्वेश्चन पूछा गया है ये गौड़ा एजुकेशन ट्रस्ट वाला जो केस है उस पर ही है। इसमें पूछा गया है एक्सटेंट ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में। 2014 वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया जाता है मिसकंडक्ट के लिए, एंड दैट इज विदाउट डोमेस्टिक इंक्वायरी। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्कस एक्सप्लेनिंग द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ द जुरिडिक्शन which the industrial tribunal enjoys under section 11(1) with respect to disciplinary action taken by the management। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। यूनिट 6 है रिस्ट्रेंस ऑन मैनेजमेंट प्रोरोगेटिव, जिसमें मेनली सेक्शन 33 के बारे में चर्चा किया गया। इसमें एक ही तरह का क्वेश्चन आता है। फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है प्रोटेक्टेड वर्कमैन, जिसके बारे में आप देखेंगे सेक्शन 33 में दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या है। लीगल प्रोविजन जो सेक्शन 33 है इस पे शॉर्ट नोट पूछे जाने का ट्रेंड है, और साथ में इस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आता है। इसमें 3 केस लॉ है।
फर्स्ट केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट का कहना ये होता है कि द सस्पेंडेड वर्कमैन वर एंटाइटल्ड टू वेज ड्यूरिंग द सस्पेंशन पीरियड. The industry tribunal had no power to grant interim relief including full wages and additional allowances pending the final decision. The management of Hotel Imperial important case है, इसे आप जरूर देख लीजिएगा, जिसमें वर्कमैन को सस्पेंड कर दिया जाता है विदाउट एनी पे, जिसमें लीगल इशू बनता है कि क्या जो वर्कमैन है वो प्रोटेक्टेड वर्कमैन है, अगर है तो सेक्शन 33 के अंदर वो अगर वो प्रोटेक्ट अगर होता है तो क्या उसे इंटरिम रिलीफ मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, और जब उसे डिसमिस किया गया है तो क्या उसे वेजेस मिलना चाहिए अगर वो प्रोटेक्टेड है. जहां पर कि सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि जो सस्पेंडेड वर्कमैन है दे वर इंटाइटल्ड टू वेज ड्यूरिंग द सस्पेंशन पीरियड. फकीर भाई वाला केस जो है इंपॉर्टेंट केस है. इसमें ये ताश खेल रहे होते हैं कंपनी प्रीमाइज में, बड़ौदा में फैक्ट्री होती है, जहां पर ये अपनी गलती मान लेते हैं, अपोलॉजी भी लेते हैं. उसके बावजूद मैनेजमेंट इनको डिसमिस करना चाहती है. बट ज़रूरी ये है कि फ़कीर भाई प्रोटेक्टेड वर्कमैन है, जिसकी वजह से इन्हें डिसमिस करने से पहले परमिशन लेना होगा नेशनल ट्राइब्यूनल का. मैनेजमेंट नेशनल ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन डालती है कि फ़कीर भाई भी कंप्लेंट डाल देते हैं. कंसलेशन प्रोसीडिंग कंटिन्यू रहता है, तभी इन्हें डिसमिस कर दिया जाता है इनके सर्विस से. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि क्या इन्हें जो सर्विस से डिसमिस किया गया है उस कंडीशन में इन्हें वेज मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज ही इज प्रोटेक्टेड वर्कमैन. तो उस कंडीशन में फ़कीर भाई को कुछ नहीं मिल पाता है. कारण क्या है कि कोर्ट का कहना होता है प्रोटेक्शन अफोर्डेड टू अ वर्कमैन अंडर सेक्शन 33 वाज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, और वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं, अपने वर्क प्लेस पर मिसकंडक्ट करते हुए पाए जाते हैं, और कंपनी को परमिशन ग्रांट हो जाता है कि फ़कीर भाई को डिसमिस कर दिया जाए सर्विस से. द रामलखन वर्सेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर केस emphasized the importance of fair treatment and financial support for employees during disciplinary proceeding. It clarifies the employer's obligation when suspending employees pending investing or hearing. इस वाले केस में भी सस्पेंशन के टाइम में वर्कमैन को वेजेस मिलता है. इसे क्वेश्चन को देखते हैं. राइट शॉर्ट नोट सेक्शन 33 ऑफ आईडी एक्ट प्रोटेक्टेड वर्कमैन, सेक्शन 33 प्रोटेक्टेड वर्कमैन सेम तरह का क्वेश्चन लगातार है. फिर उसके बाद देखते हैं केस लॉ वाला. इन वन ऑफ द लैंडमार्क केस सुप्रीम कोर्ट इन 1959, ये होटल इंपीरियल वाला केस आपको एक साइट किया गया है. होटल इंपीरियल में भी और रामलखन में भी ये पैराग्राफ वहाँ से लिया गया है. ये एप्लीकेशन बेस्ड है रामलखन वाले केस पर. ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन से पूछा नहीं गया है, मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है. बट आप देख सकते हैं 20, 21, 22 में यहाँ से पूछा गया है, तो एक बार देख लीजिएगा इन तीनों केस लॉ को. खास करके इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट ऑफ होटल इंपीरियल वर्सेज होटल वर्कर्स यूनियन वाला केस. यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यूनिट 7 में बात होती है वेज कॉन्सेप्ट एंड काइंड्स ऑफ वेज के बारे में, जिसमें फर्स्ट आपको बात होती है कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंसेस क्या है मिनिमम वेजेस में, फेयर वेज में, लिविंग वेज में, इसके मीनिंग और इनके बीच में डिफरेंस पर क्वेश्चन आता है. और बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 3 से 4 बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है. सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है इसमें, वो बनता है वेज स्ट्रक्चर को लेकर के, जिसमें आपको बताना होता है क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग फिक्सिंग ऑफ वेजेस क्या क्राइटेरिया होगा विद केस लॉ, रिवाइजिंग वेजेस का क्या क्राइटेरिया होगा विद केस लॉ, और जब आप रिवाइज कर रहे हैं वेज का वो फेयर वेज की तरह होगा. देन उसके बाद जब वेज स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो वो फेयर वेज है या नहीं है, उसका टेस्ट क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है. देन उसके बाद इंडस्ट्री कम रीजन के बेस पर क्वेश्चन आता है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और इस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है. अमेंडमेंट ऑफ रेप्टाकोस ब्रेड वाला जो केस है वहाँ इंडस्ट्री कम रीजन के बारे में चर्चा किया गया है, और एक बार क्वेश्चन पूछा गया है पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 से, अदरवाइज यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आया है. अब तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज वेज पर आया है, 8 टाइम्स लगभग आया हुआ है क्वेश्चन. इंडस्ट्री कम रीजन वाले से 2 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है, एंड क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग वेजेस इस पर 3 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है. क्राउन एल्यूमिनियम वर्क्स वाला केस मिनिमम वेज पर है. देन उसके बाद पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, इसमें बात की गई थी चाइल्ड लेबर की, और साथ में मिनिमम वेजेस के बारे में बात की गई है इसमें. और इसमें ही कहा गया था कि यदि आप मिनिमम वेजेस से कम अगर दे रहे हैं तो एक तरीके से आप उसका शोषण कर रहे हैं. रेप्टाकोस ब्रेड वाले केस में कहा गया था कि पेइंग लेस इन द मिनिमम वेजेस अमाउंट टू फोर्स्ड लेबर. पीपल्स इंडिया वाला केस आर्टिकल 24 पर है, विच प्रोहिबिट्स एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट. और यहाँ पर बहुत बुरी कंडीशन थी वर्कर की, उसको लेकर के केस फाइल किया गया था. अब आइए हम लोग इसे क्वेश्चन पेपर को देखते हैं. लाइक 222 में जो क्वेश्चन पूछा गया है इंडस्ट्री कम रीजनल फॉर्मूला, ये आपको मिल जाएगा ग्रीव्स कॉटन वाले केस में, वहां पर इसके बारे में लेंथ एंड ब्रेथ में दिया गया है. सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं 2014 पूछा गया है द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के बारे में, और खास करके इसके ऑब्जेक्टिव को लेकर के. 2022 में द मैनेजमेंट ऑफ रेप्टाकोस वाले केस के फैक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है. 2021 में भी आप देख सकते हैं कि वेज को रिड्यूस किया जाता है, तो उस कंडीशन
में इंडस्ट्री कम रीजनल फॉर्मूला को कैसे अप्लाई किया जाएगा, जो कि आपको जो है ग्रीव्स कॉटन वाले केस में तो है ही, साथ ही साथ आप देखेंगे द अमेंडमेंट ऑफ रेपटॉक वाला जो केस है वहां से भी इसके फैक्ट को लिया गया है। 2020 का भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं रेपटॉक वाले केस के फैक्ट के ऊपर है। 2019 का भी क्वेश्चन फेयर वेज के ऊपर है और इसका सारा आर्गुमेंट आपको द अमेंडमेंट ऑफ रेपटॉक वाले केस पे मिल जाएगा। 2018 में मिनिमम वेज वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही साथ पूछा गया है कि मिनिमम वेज और फेयर वेज इसके बीच में आपको डिस्टिंक्शन क्रिएट करना है। 2017 में भी आप देख सकते हैं फेयर वेज के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। 16 में आपका इंडस्ट्री कम रीजनल फॉर्मूला जो कि आप देखेंगे ग्रीव्स कॉटन वाले केस में दिया हुआ है, वहां से यह क्वेश्चन बना हुआ है। 15 में फिर आप देखिए फेयर वेज पे क्वेश्चन पूछा गया है, लिविंग वेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया और साथ ही साथ क्वेश्चन पूछा गया है जब आपका वेज स्ट्रक्चर रिवाइज होता है उस पे। एल्यूमिनियम वर्कर्स वाले में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एल्यूमिनियम वर्कर्स वाले में ही आप देखेंगे कि मिनिमम वेज के बारे में बात किया गया है, फेयर वेज के बारे में बात किया गया, लिविंग वेज के बारे में बात किया गया और वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये पर्टिकुलर लाइन उस पर्टिकुलर केस में आपको मिल जाएगा। तो ये मान के चलिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपके लिए एल्यूमिनियम वर्कर्स वाला केस, ग्रीव्स कॉटन वाला केस, द अमेंडमेंट ऑफ रेप्टकोस, ये तीनों केस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 8 है एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 पर और इसी में आपको दिया हुआ एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के बारे में भी। इसमें मेनली दो तरह का क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको आता है कंपनसेशन एक्ट 1923 के बेस पर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको होता है स्कोप के बेस पे कि इसका आखिर स्कोप और आखिर इस पर्टिकुलर एक्ट का स्कोप एंड ऑब्जेक्ट क्या है। सेकंड आपको क्वेश्चन आपको आता है कि सपोज एक कंडीशन दिया जाता है जिसमें कि अगर एम्प्लॉय को इंजरी हो जाता है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो पहली बात क्या है कि इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड डॉक्ट्रिन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन जो कि आपको टाइम और प्लेस के हिसाब से होता है, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है और इस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछाने का ट्रेंड है। एप्लीकेशन बेस्ड सपोज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या उसे कंपनसेशन मिलेगा। अगर कोई पर्सन आउट ऑफ द कंट्री आता है कंपनी के काम से, उस कंडीशन में अगर एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या उस कंडीशन में उसके परिवार वालों को कंपनसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। देन सपोज अगर ऐसा होता है कि एक कंपनी पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसे माना जा सकता है, नहीं माना सकता है। अगर माना जा सकता है, उस कंडीशन में यदि उस पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है और मृत्यु हो जाती है, तो क्या उसके घर वालों को कंपनसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड लास्ट टाइप का क्वेश्चन आता है नेचर ऑफ वर्क को लेकर के, जिसमें कंपनसेशन के बारे में बात की जाती है। देन सेकंड टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है डिसेबलमेंट को लेकर के, कि अगर सपोज कोई पर्सन अगर डिसेबल हो जाता है, अगर देखा जाए इसमें मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है दो ही तरह के डिसेबलमेंट के बारे में, फर्स्ट पार्शियल एंड सेकंड टोटल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और पार्शियल डिसेबलमेंट भी जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है परमानेंट, दूसरा होता है टेम्पोरल। इस टॉपिक में फर्स्ट केस है बीएसटी अंडरटेकिंग वर्सेस एग्निस 1964 का केस है और इस केस में होता यह है कि पीएन नानू रमन एक बस ड्राइवर होते हैं बीएसटी अंडरटेकिंग में और अंडर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन यह दिया होता है कि जब वो अपने बस को जमा करेंगे डिपो में तो उसके बाद वो किसी भी बस से अपने घर की तरफ जा सकते हैं। अब होता यह है कि एक दिन यह अपने बस को डिपो में जमा करके जा रहे होते हैं किसी दूसरे बस से, वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है एंड ड्यूरिंग एक्सीडेंट इनकी इंजरी होती है एंड आफ्टर सम टाइम्स इनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद यहाँ लीगल इशू यह बनता है कि जो इनके डिपेंडेंट हैं उनको कंपनसेशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। बिकॉज अगर देखा जाए तो इसमें अंडरटेकिंग का कहना होता है कि जैसे इन्होंने डिपो में बस सबमिट किया उसके बाद से उनका एम्प्लॉयमेंट वहां समाप्त हो जाता है, अब वो अपने प्राइवेट लाइफ में है। जबकि इसमें क्लेमेंट का कहना होता है कि अभी भी वो ऑन सर्विस या ऑन ड्यूटी है और इसी कारण इस पर्टिकुलर केस में एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जाती है विच इज गिवन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 जो बात करता है आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा की जाती है, उससे रिलेटेड लगभग 3 to 4 केसेस साइट किया जाता है जिसमें डिफरेंट फैक्ट होता है और उस फैक्ट के बेसिस पर जिसमें कोर्ट का कहना होता है आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दायरे को बढ़ाने की जरूरत है, इसके कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। और अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर केस में जो ड्राइवर है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसकी डेथ होती है और इसी वजह से इसके घर वालों को कंपनसेशन मिलना चाहिए और यहाँ कंपनसेशन दिया जाता है। इस टॉपिक में सेकंड केस है रॉयल वेस्टर्न इंडियन टर्फ क्लब और ये टर्फ क्लब बेसिकली हॉर्स रेस कंडक्ट करवाती थी जिसमें कुछ परमानेंट एम्प्लॉय होते थे और कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय होते थे और सिंस ये पेरेनियल नेचर का था इट मींस ये कंटिन्यू आपको कंडक्ट नहीं होता था, कभी कभार आपको होता था। तो उस कंडीशन में ये बात की जा रही थी कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं क्या उनका इंश्योरेंस यहाँ पर होगा या नहीं होगा, क्या उनको वो सारी फैसिलिटीज मिलेगी चोट लगने पर जो कि बाकी परमानेंट एम्प्लॉय को मिलती है या नहीं मिलती है। इस चीज को लेकर के ये केस फाइल किया गया था जिसमें कोर्ट का कहना ये होता है कि सिंस ये पेरेनियल नेचर का है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, उसके बावजूद जो भी एम्प्लॉय यहाँ पर काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उन्हें एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस सेंट्रल रूल 1950 के तहत सारी बेनिफिट मिलेगी और इसके लिए जो प्रीमियम पे करना होगा वो टर्फ क्लब को पे करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक से जब भी क्वेश्चन आता है याद रखिएगा बीएसटी अंडरटेकिंग वाला केस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है और खासकर के इसमें
जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इंजरी अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इस वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आइए हम लोग देखते हैं एक बार इसे क्वेश्चन पेपर को। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिसएबलमेंट क्या होता है, पार्शियल और टोटल, इसके बारे में बात करना है। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंजरी अराइजिंग आउट ऑफ इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डिसएबलमेंट, पार्शियल एंड टोटल, यहां से क्वेश्चन आ चुका है। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है। अब जो कॉन्सेप्ट है इंजरी अराइजिंग आउट ऑफ इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं 222 में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें लास्टली आप देख सकते हैं कहा गया है ही वाज डिनाइड सेइंग दैट एक्सीडेंट हैपेंड आउट ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिसाइड एंड डिफाइन द केस। 2021 में आप देख सकते हैं एक फैक्ट दिया गया है और लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है द इंजरी कैन नॉट बी सेड हैव अकर्ड आउट ऑफ एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 के बारे में बात की जाएगी, व्हिच इज गिवन अंडर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923। 2020 में देख सकते हैं पी नानू वाले केस के ऊपर यह क्वेश्चन दिया गया है और लास्ट में आपको फिर अगेन यही पूछा गया है क्वेश्चन कि जो एक्सीडेंट हुआ है इट वाज डिनाइड सेइंग दैट ही मेड एन एक्सीडेंट आफ्टर द वर्क आवर्स एंड आउटसाइड द कंपनीज प्रीमाइस। यहाँ पर आप चर्चा कर देंगे बीईएसटी अंडरटेकिंग वर्सेस एग्निस वाला केस। नाउ डिस्कस द एम्प्लॉयज लायबिलिटी टू पे कंपनसेशन ऑफ अ वर्कमैन अंडर सेक्शन 3, और यहाँ पर भी खास करके उसी कॉन्सेप्ट के बारे में दैट इज अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन सेक्शन 3 जो कि सेम कॉन्सेप्ट को डील करता है। 2017 में भी आप देख सकते हैं एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, ये लाइन याद रखिएगा, इस पर ही क्वेश्चन मेनली आप देखेंगे यहाँ पूछा ही जाएगा। 2015 में जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ नेशनल एक्सटेंशन पर क्वेश्चन पूछा गया है और यह भी आपको बीईएसटी अंडरटेकिंग वाले केस में मिल जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन करना आसान है और आराम से किया जा सकता है। यूनिट 9 बहुत ही छोटा यूनिट है, इसमें आप देखेंगे केवल 2 ही तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका होता है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट को लेकर के, सेकंड क्वेश्चन होता है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट को लेकर के, और इसमें भी खास करके आपको पूछा जाता है किस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना होता है, इसमें प्रोविजन क्या दिया हुआ है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रियम्बल और स्कीम के बारे में क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। अब आइए इस पे पूछे गए क्वेश्चन को देखते हैं। आप देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन केवल पूछा गया है, लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा गया है। एंड शॉर्ट क्वेश्चन में भी 2019, 17 और 16 में पूछा गया है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन 19 में पूछा गया है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के बारे में बताना है। सेलेंट फीचर क्या आपको है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी इसके ऑब्जेक्ट, प्रियम्बल एंड स्कीम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। यूनिट 10 है सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन और खास करके सेलेंट फीचर के बारे में इसमें क्वेश्चन आता है और इसमें खास करके आपको 2 एक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 से एंड सेकंड फैक्ट्रीज एक्ट 1948 से। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पे आप देखेंगे इसके सेलेंट फीचर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, स्कीम क्या है, और इस पर अगर देखेंगे तो हमारे केस मेट में 2 केस लॉ दिया हुआ है। जबकि फैक्ट्री एक्ट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट के बारे में पूछाता है, प्रियम्बल और स्कीम के बारे में पूछाता है और इस पर 3 केस लॉ दिया हुआ है। मैटरनिटी बेनिफिट को लेकर के इसमें 2 केस लॉ दिया हुआ है। फर्स्ट केस है मनीषा प्रियदर्शी वर्सेस अरविंदो कॉलेज। इस केस में होता यह है कि मनीषा प्रियदर्शी एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर होती है अरविंदो कॉलेज में, जो डिमांड करती है मैटरनिटी बेनिफिट का और इसके बेसिस पे इनको कॉलेज पे ना निकाला जाए बिकॉज शी वाज प्रेग्नेंट। अल्टीमेटली इस केस में सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि जो मैटरनिटी बेनिफिट अदर परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर को मिल रहा है वही बेनिफिट इनको भी दिया जाएगा। और सेकेंड केस है इसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस फीमेल वर्कर्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि वो सारी फीमेल जो कि मस्टर्ड रोल में जिनका नाम दर्ज है उनको वो सारी बेनिफिट मिलेगी जो कि एक रेगुलर फीमेल वर्कर को मिलता है और यहाँ पर भी मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में बात की जाती है। इसके अलावा बाकी जो 3 केसेस है वो फैक्ट्री एक्ट पर आपको डिपेंडेंट है, जिसमें अगर आप देखेंगे पराग नारायण वर्सेस क्राउन 1928 का केस, इस वाले केस में आप देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्ट्रीज के बारे में बात की गई है, डेफिनेशन एक वर्कर का क्या होना चाहिए इसके बारे में बात की गई है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में इन डिटेल चर्चा किया गया है। एडिशनल विवांडे वाले केस में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको बात की गई है फैक्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है, एक प्रीमाइस के अंदर किस किस चीजों को इंक्लूड किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में आपको चर्चा किया गया है। आइए अब एक बार हम लोग इसमें पूछे गए क्वेश्चन को देखते हैं। 2022 में पूछा गया है सेलेंट फीचर ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जिसमें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के बारे में चर्चा तो करेंगे ही और साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एंड मनीषा प्रियदर्शनी वाला केस, इन दोनों केसेस को इसमें डिस्कस किया जाएगा। 2019 में अगेन आप देख सकते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के बारे में पूछा है, इसके सेलेंट फीचर को लेकर के, साथ ही साथ फैक्ट्रीज एक्ट पे एक नोट लिखने के लिए कहा गया है, फिर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, इन दोनों में से एक पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा या दोनों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें कौन कौन सा केस लॉ इंपॉर्टेंट है इस बात को आप देख चुके हैं। इस प्रकार से इंडस्ट्रियल लॉ का पीवाईक्यू डिस्कशन यहाँ समाप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में काफी समय, मेहनत और रिसोर्सेस लगता है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें ताकि एबनिशियो टीम को प्रोत्साहन मिले तथा आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पर काम करके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाया जा सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद नीडी वन।
Thank you for watching videos. Thanks a lot.